तो हम लेंगे स्किल एनहांसमेंट का यानी कि मेजर का जो हमारा कोर्स है हिस्टोरिकल टूरिज़्म, ऐतिहासिक पर्यटन। तो ऐतिहासिक पर्यटन में सबसे पहले तो हम लेंगे टूरिज़्म इन इंडिया, भारत में जो पर्यटन है उसके बारे में। तो पर्यटन का क्या अर्थ है, पर्यटन का की क्या परिभाषा है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा जो कि मनोरंजन या किसी फुर्सत या जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो उसी के साथ साथ उन फुर्सत या मनोरंजन के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से जो यात्रा हम करते हैं उसको हम पर्यटन कहते हैं। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपना जो सामान्य वातावरण है, जैसे कि हम काम काज करते रहते हैं और इसी के साथ साथ फिर थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्या करें कि कहीं वीकेंड पे यानी कि सप्ताह के अंत में या फिर वर्ष के एक बार हम ये सोचते हैं कि 7-8 दिनों के लिए किसी अन्य स्थान पर चले जाएं ताकि हम फिर से तरोताज़ा हों और फिर से अपने काम में लग जाएं। तो इसी के तहत हम क्या करते हैं कि किसी एक स्थान को चुन लेते हैं और वहाँ की यात्रा करते हैं। अलग अलग पर्यटकों की या जो लोग हैं उनकी अलग अलग रुचियाँ रहती हैं। कुछ धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और कुछ इसी के साथ साथ ट्रैकिंग करते हैं और कुछ जो हैं वो ऐतिहासिक स्थलों को देखना पसंद करते हैं। तो इसी को एक प्रकार से पर्यटन का नाम दिया गया है। पर्यटन के अंतर्गत क्या है कि विश्व में विशेष तौर पर देखा जाए तो घरेलू पर्यटन को भी देशों ने बढ़ावा दिया है, जिसमें कि अपने ही देश में यानी कि किसी भी देश का जो निवासी है वो अपने ही देश में भ्रमण या यात्रा करता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे देशों की यात्रा भी करते हैं, तो उनको हम फॉरनर्स कहते हैं या फॉरनर टूरिस्ट जो है उनको हम कहते हैं या विदेशी पर्यटक कहते हैं। और इस तरह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। पर्यटन का बहुत ही महत्व है। पर्यटन के अंतर्गत हम विशेष तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं या इसी के साथ साथ सांस्कृतिक और साथ ही साथ हम जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको देखते हैं। इससे क्या है कि हमें दूसरे क्षेत्रों के लोगों के रहन सहन के बारे में, उनके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती हैं। तो भारत में बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इसी के तहत हम पर्यटन में इतिहास की ही बात करेंगे तो क्या ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे। भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि लाल किला है या फिर ताजमहल है, गोलकुंडा फोर्ट है या इसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनको हम देखना और वहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। तो क्या है कि जब हम इन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं या ऐतिहासिक स्थलों को हमने देखना है तो उन स्थलों को देखने के लिए हमारे पास कुछ साधनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें सबसे पहले एक चिंता ये होती है जब भी किसी स्थान पर हम जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे जाएं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्या हम पैदल जा सकते हैं वहाँ तक या फिर किसी अन्य साधन का सहारा लें। तो इसके लिए परिवहन के ऊपर जो है हम जोर देते हैं। तो परिवहन के क्या साधन हैं हमारे पास, हम किस तरह से जा सकते हैं। परिवहन के साधनों में हमारे पास सड़कें हैं और इसी के तहत सड़कें जो हैं, जो कि भारत की यदि हम बात करें तो हमारे पास 4 श्रेणियों में सड़कों को हमने विभाजित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसी के साथ साथ राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, वर्गीकृत ग्रामीण सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजमार्ग हैं जो देश की राजधानी को राज्य की राजधानियों के साथ या प्रमुख बंदरगाहों और कई राजमार्गों से जोड़ते हैं। तो भारत का 40% सड़क यातायात पर निर्भर करता है। राज्य राजमार्ग वो राजमार्ग हैं जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं या कुछ नगरों से जोड़ते हैं। जिला सड़कें वो सड़कें हैं जो
जिला के आंतरिक भागों और ग्रामीण क्षेत्रों को जाती हैं। और वर्गीकृत ग्रामीण सड़कें विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ती हैं। दूसरा है हमारे पास रेल परिवहन। तो सड़कों में आप देखते हैं कि हम बस के द्वारा या फिर हमारे पास अपना कोई मोटर बाइक है या फिर कार इत्यादि है, उसके द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं। रेल परिवहन, इसी के साथ साथ हमारे पास रेल परिवहन भी है। तो रेल परिवहन की हम बात करें तो रेल परिवहन के अंतर्गत हमारे पास रेलवे है, और लंबी दूरियों के लिए रेलवे की यात्रा को अधिकतर लोग प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये आरामदायक और कम खर्चीली यात्रा मानी जाती है। फिर तीसरा है जल परिवहन। जल परिवहन यात्रा जो है, ये विशेष तौर पर जो तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ के पर जहाज रानी की लंबी दूरी को हम तय कर सकते हैं। इसके साथ साथ वायु परिवहन। वायु परिवहन से जिसके द्वारा हम लंबी दूरी की जो यात्रा है, हम बड़ी शीघ्रता से कर सकते हैं। जैसे कि हमने उत्तर भारत से यदि दक्षिण भारत में जाना है, तो हमें ट्रेन से या अपनी गाड़ी से कई कई दिन लग सकते हैं, लेकिन हम यदि वायु परिवहन का सहारा लेते हैं तो कुछ ही घंटों में हमारी जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है। तो हमारे पास ये जो हैं, ये है परिवहन के साधन। दूसरे आ जाते हैं हम आवास, कि हम किसी स्थल में घूमने जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। तो उसके लिए हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अपनी सुख सुविधा का भी, और साथ ही और इसी के तहत हमारे लिए हैं होटल, जो कि 5 स्टार 5 सितारा होटल जो हैं, ये प्रमुख बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ पर के पर्यटक रुकते हैं, जिनकी वित्तीय व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है। सामान्य पर्यटक जो कि इस प्रकार के होटल में नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए भी अन्य प्रकार के छोटे छोटे जो होटल हैं वो स्थित हैं या बनवाए गए हैं, जिससे कि कम खर्चा बैठता है। फिर है हमारे पास रिसोर्ट, आश्रम, आराम गृह, या जिसको लॉज या इसी के साथ साथ विश्राम गृह भी कहा जाता है, ये भी हैं। तो ये आवासीय स्थल जो हैं शहरों या शहरों के आसपास पाए जाते हैं, और इसमें भी कुछ सुख सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं। इनको बुक करके भी हम अपना जो जिस भी पर्यटन स्थल की हम यात्रा करना चाहते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं या वहाँ पर रह सकते हैं। फिर है कैंप निवास। विश्व में स्थायी कैंप निवास काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इन पर कम खर्च होता है, तो पर्यावरण को भी खतरा नहीं होता। तो तंबुओं में बने अस्थायी आवास दूरस्थ इलाकों में, वनों में, या फिर इसी के साथ साथ अन्य स्थानों पर जो है बनाए जाते हैं, और यहाँ पर भी पर्यटक ठहर सकते हैं। फिर है विरासत होटल। तो विरासत होटल जो हैं, ये विशेष तौर पर ऐतिहासिक महलों को जो है ये आकर्षक बनाया गया है, तो यहाँ पर भी हम ठहर सकते हैं। इसको विरासत होटल कहा जाता है। फिर है गेस्ट हाउस या अतिथि गृह। कई नगरों, शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में अतिथि गृह भी स्थापित किए जाते हैं, और इन अतिथि गृहों में अधिकतर वे पर्यटक ठहरते हैं जो अकेले यात्रा के लिए निकलते हैं। फिर है तीसरा है ट्रैवल एजेंसीज। अब क्या है कि हम कई बार यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि कितना खर्चा बैठेगा, तो हम किसी ट्रैवल एजेंसी का सहारा ले सकते हैं, जो कि हमें पैकेज देती हैं कि हम किस तरह से यात्रा कर सकते हैं। क्या हम हवाई यात्रा करें या रेल यात्रा करें, इसके लिए वो टिकट इत्यादि उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद है टूर ऑपरेटर। पर्यटन आयोजन में टूर ऑपरेटर यानी कि भ्रमण संचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको हिंदी में भ्रमण संचालक जो है कहा जाता है। तो इसकी बहुत ही प्रमुख जो भूमिका है टूर ऑपरेटर की होती है, और ये पर्यटकों के रहने, उनके भोजन, परामर्श, गाइड आदि सभी सुख सुविधाओं का ये बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो इनकी भी हम मदद या सहायता ले सकते हैं। ये भी हमें कुछ पैकेज जो हैं बताते हैं, और उसी के आधार पर हम किसी भी पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। इसके बाद है गाइड या मार्गदर्शक, जिसकी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही कुशल भी होते हैं और प्रत्येक स्थान की हमें सही जानकारी वो उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि हम खरीदारी के लिए भी जाते हैं, तो खरीदारी के लिए दुकानें हैं, एम्पोरियम है, जहाँ से हमें
पर्यटकों को सस्ता सामान भी मिल जाता है और साथ ही साथ वहाँ के जो परंपरागत विरासत या हस्तकला है या हाथ से बनाए वस्त्र हैं, शिल्पकला इत्यादि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसमें हमारे लिए एम्पोरियम है जहाँ पर के प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं और इसी के साथ साथ है बैंक और इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स या चिकित्सालय जिसको कहा जाता है। हॉस्पिटल या चिकित्सालय जो है, बैंक या चिकित्सालय जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें धन की ज़रूरत तो रहती है, तो बैंक का होना भी उस स्थान पर ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ यदि बाहर गए हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो हॉस्पिटल भी कहीं नज़दीक ही होना चाहिए। तो इन सब बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल टूरिज़्म है, हिस्टोरिकल टूरिज़्म के अंतर्गत जब हम बाहर कहीं घूमने के लिए निकलते हैं तो हमें इन सब बातों का जो है ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैंने हिस्टोरिकल टूरिज़्म के लिए आपको थोड़ी सी ये जानकारी इस चैप्टर में हमने हासिल की और मैंने दी। तो अगले जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत देखा जाए कि किस तरह से जो टूरिज़्म है वो भारत में फैला है और साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल हेरिटेज के बारे में, ऐतिहासिक विरासत के बारे में भी बात करेंगे।